नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी नॉलेज सीरीज में, जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पर आपको बहुत ही प्रिसाइज और यूजफुल रेलेवेंट एग्जाम वर्दी इनपुट्स देंगे। तो आज की हमारे नॉलेज सीरीज की जो पहला टॉपिक होगा वो टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी 2021 जनवरी अपडेट। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2021 आपके लिए बहुत शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और नॉलेज सीरीज में हमारे साथ नए टॉपिक साल भर आप सीखें, यही मेरी शुभकामना है। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी 2021 जनवरी अपडेट, जो कि आप जानते हैं मॉस्पी के द्वारा एडवांस एस्टीमेट फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो जारी हुए हैं उसके संदर्भ में हम देखने वाले हैं। तो मुझे बताइए, मॉस्पी क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ये अपनी साइट पर हर कुछ समय में एडवांस एस्टीमेट, प्रोविजनल एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट जारी करते हैं। क्वार्टर 1 के, क्वार्टर 2 के, 3 के, 4 के, एनुअल वगैरह वगैरह, और पिछले सालों के रिवाइज एस्टीमेट्स भी आते हैं। यह काम है मॉस्पी का। भारत का सारा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेटा ये लोग अपने ढंग से प्रेजेंट करते हैं। वैसे तो भारत का अकाउंटिंग डेटा जो है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA देता है। जो ऑडिट का सारा डेटा है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देता है, CAG। लेकिन मॉस्पी हमें वो सारे इकोनॉमिक और फाइनेंस के रनिंग डेटा प्रोवाइड करता है जिससे पूरे भारत की पॉलिसी मेकिंग चलती है। समझ में आया आपको? तो प्यारे दोस्तों, आज जो अखबारों में खबर आई वो ये है, हम मॉस्पी का डेटा बस अभी इसके बाद लेंगे। तो खबर ये आई है कि मॉस्पी का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जिसको फाइनेंशियल ईयर 21 कहते हैं, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में 7.7% से सिकुड़ जाएगा। यह इनका अग्रिम अनुमान है। दिस इज एन एडवांस एस्टीमेट। इन्होंने जनवरी 21 में यह एस्टीमेट दिया पूरे साल का। अब इनका सेकेंड एस्टीमेट आएगा, फिर थर्ड एस्टीमेट आएगा और यह फिगर थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। हो सकता है आज जो इन्होंने -7.7% का फिगर दिया है यह बाद में बढ़ जाए या ये बाद में कम हो जाए। तो ये होता रहता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। समझ में आ गया आपको? तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहां पर लिखे हैं। मॉस्पी का ये कहना है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय का और दूसरे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पेंडेमिक की मार तो खैर बहुत जबरदस्त हमें पड़ी है, लेकिन धीरे धीरे हम उससे बाहर भी निकलना शुरू होते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा बारीकी से डीप डाइव करके कि क्या हम वाकई बाहर निकल रहे हैं या क्या हो रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मॉस्पी, ये उनका ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, परीक्षा के हिसाब से बहुत यूजफुल है। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, प्रथम अग्रिम अनुमान, किस चीज का भैया? नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, राष्ट्रीय आय और व्यय का। हमने 9th और 10th क्लास में NCERT की किताबों में GDP के बारे में, GNP के बारे में, GVA के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। अगर आपने स्कूल की किताबों में, कॉलेज की किताबों में वो पढ़ा है तो बस उसी का एप्लीकेशन यहाँ है। पहला अग्रिम अनुमान दे रहे हैं GDP का 2020-21 का, और ये कांस्टेंट प्राइसेस पे है। ये वाला चार्ट 2011-12 की कीमतों पर, क्योंकि जब 2011-12 को हमने बेस ईयर माना है तो उसके साथ साथ ये फिगर कैलकुलेट हो रहे हैं। ये बेस ईयर जिस साल चेंज होगा तो पूरे भारत का 1951 से अभी तक का डेटा पूरा रिवाइज होगा, ताकि वो एक बेस पर आ जाए, नहीं तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा अनुमान भी होता है जिसको हम कहते हैं करंट प्राइसेस, वर्तमान कीमतों पर हैं, दोनों करोड़ रुपयों में। करंट प्राइसेस में प्राइस इफेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब मुद्रा का तो अवमूल्यन होता जा रहा है, तो ये जो फिगर होते हैं ना, ये सिर्फ इस साल का आकलन करना हो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन 11-12 के साथ, 12-13 के साथ, 13-14 से करना तो वो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें प्राइस इफेक्ट्स अंदर घुसे हुए होते हैं। तो जब आप वो प्राइस इफेक्ट को निकाल देते हो तो आपको मिलता है ये। आई होप दैट इज क्लियर 2011-12 की प्राइसेस का। तो दोस्तों, मैं आपके साथ सबसे पहले करंट प्राइसेस का डिस्कशन करता हूं, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है। तो करंट प्राइसेस में क्या बताया गया हमें?
जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस 2020-21 में होगा 1,75,000 करोड़ रुपए। जीडीपी जो होगा वो होगा 1,94,000 करोड़ रुपए। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं जीडीपी यानी जीवीए प्लस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। तो आप सब्सिडी हटा दीजिए, टैक्सेस लगा दीजिए, जीवीए में जोड़ दीजिए, तो आपका जीडीपी आ जाएगा। और जीडीपी का अनुमान ये लोग करंट प्राइसेस में लगा रहे हैं 1,94,000 करोड़ रुपीस। पिछले साल जीडीपी कितना था? 203 लाख करोड़ रुपया। तो उससे ये गिर के कम हो गया है। समझ में आया आपको? तो इस तरह से जीडीपी का आकलन होता है। अब यही चीज हम कांस्टेंट प्राइसेस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो व्हेन आई लुक एट द कांस्टेंट प्राइसेस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेयर दे हैव गिवन द -7.7% का डिक्लाइन का फिगर। समझ में आ गया आपको? क्योंकि वो थोड़ा रियलिस्टिक होता है, नहीं तो करंट प्राइसेस में तो इन्फ्लेशनरी भी चीज बीच में घुसी हुई है, इसलिए वो थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है। 2011-12 की कांस्टेंट प्राइसेस में मॉस्पी का पहला एडवांस एस्टीमेट फाइनेंशियल ईयर 21 के जीडीपी का है 134 लाख करोड़। पिछले साल यही जीडीपी इसी कांस्टेंट पे था 145 लाख करोड़, मतलब 7.7% से हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यह है इनके रिडक्शन का अमाउंट। तो यह काफी बड़ा रिडक्शन है ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से भी। यह तो हो गया पूरा जीडीपी। सरकार की जेब में तो जीडीपी जाता नहीं है। सरकार की जेब में जीडीपी का एक हिस्सा जाता है जिसको हम टैक्सेशन कहते हैं। अब दोस्तों इसके अलग अलग हिस्सों को समझने का समय आ गया है। देखिए, जीडीपी की इक्वेशन आपने स्कूल में पढ़ी है। वो इक्वेशन हमें टीचर ने समझाई थी कि जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये इक्वेशन कितने लोगों को याद है भैया? तो अब ये जो हमने किताबों में पढ़ी है वो अब हम यहां देख लेते हैं। ये रहा सबसे पहला हमारा कंपोनेंट सी, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय, जिसको हम पीएफसी कहते हैं। तो करंट प्राइसेस में इस साल अनुमान है कि 115 लाख करोड़ का हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। यानी टोटल भारत के हाउस होल्ड्स और लोग जितना कंज्यूम कर लेंगे वो इतना है। पिछले साल ये 122 लाख करोड़ था, तो ये तो बहुत कम हुआ है, मतलब कंजम्पशन गिर गया है। अब हमारे लिए चिंता की बात क्यों है? क्योंकि भारत के जीडीपी में बेसिकली दो बड़े इंजन हैं। यह है पहला इंजन पीएफसी और यह है दूसरा बड़ा इंजन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, जो बेसिकली आय होता है। तो यह भारत के जीडीपी में 60% का हिस्सा है और यह 25 से 30% की हिस्सेदारी रखता है। तो मतलब 85% भारत का जीडीपी केवल इन दो इंजन्स पे चलता है। कौन से दो इंजन्स पे चलता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? अब इन्वेस्टमेंट की स्थिति क्या है? पिछले साल से तेजी से कम हो गया। पहले 54 था, फिर 47। आई होप ये फिगर्स आपको दिख रहे हैं। कहीं दिक्कत हो कमेंट थ्रेड में बताइए। सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें तो हम नए नए सेशंस लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। जब ये कम हुआ है निवेश, तो अब सरकार को इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो आने वाले क्वार्टर्स में जीडीपी बढ़ेगा। सरकार को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, उसके लिए नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी। जॉब्स आएंगे तो सैलरीज आएंगी, सैलरीज आएंगी तो सेविंग होगा और कंजम्पशन होगा। अगर नौकरियां ही नहीं बनेंगी तो कंजम्पशन बढ़ ही नहीं सकता। जो बचे लोग हैं वो डर के मारे कंज्यूम नहीं करेंगे कि मेरी नौकरी ना चली जाए। तो ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गया है इकोनॉमी में, भारत सरकार को आने वाले 4, 8, 12 क्वार्टर्स में इससे जूझना है। इसी के लिए फिस्कल स्टिमुलस की मांग की जाती रही है। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा कंपोनेंट होता है भारत सरकार का अपना कंजम्पशन। तो वो पिछले साल से बढ़ गया है और इसी ने इस साल भारत की इकोनॉमी को संभाले रखा है, क्योंकि बाकी के दोनों इंजन्स की तो हवा एक तरह से निकल गई है। जहां तक आप नेट एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, आप ये पाएंगे कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी पिछले साल से गिर गए हैं और हमारे इंपोर्ट तो और ज्यादा तेजी से गिरे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब देश के इंपोर्ट बहुत तेजी से गिरते हैं
उसका मतलब यह है कि देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स का इंपोर्ट होकर फाइनल फिनिश गुड्स बनते थे, या तो एक्सपोर्ट के लिए या घरेलू बाजार के लिए, वो कम हो गया है क्योंकि कंजम्पशन की डिमांड कम हो गई है। तो इंपोर्ट्स का गिरना अच्छा सिग्नल नहीं होता है। तो यह है हमारे जीडीपी की वर्तमान स्थिति और यह है वर्तमान चुनौतियां। लेकिन इसमें कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं जो आपको देखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप यहां पे थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं ये जीवीए वाले ब्रेकअप में आऊंगा जिसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 हिस्से दिखेंगे। तो जीवीए में वर्कर इनकम इंक्लूड होती है और जीवीए में सप्लाई साइड स्टडी होता है। तो सारे लोगों की 8 सेक्टर की आय इसमें शामिल होती है। जीडीपी में जब हम यहां पर इस एंगल से देखते हैं तो यहां हम व्यय की साइड से बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की साइड से बात कर रहे हैं। अब रेट टू जीडीपी, यानी ये जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो आप याद करेंगे मैंने अभी जो बताया था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भारत का जीडीपी का 60% है। मतलब इसको बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। अब इसको कैसे बढ़ा सकते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, और इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं एंगल बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। पीएफसी इस साल अनुमान है 115 लाख करोड़। इसको आप 365 से डिवाइड कर दो। 115 लाख करोड़ को अगर आप 365 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कुछ हजार करोड़ रुपए आएगा। वो क्या होगा, प्रतिदिन हर 24 घंटे में एवरेज भारत में सारे हाउस होल्ड्स मिलकर कितना खर्चा कर देते हैं, समझ में आया आपको। तो वो लगभग 20 से 35 हजार करोड़ के बीच में फिगर आगे पीछे घूम रहा है। अभी रिसेशन है इसलिए हम नीचे आ गए, नहीं तो पहले ये 30 से 33 हजार करोड़ की रेंज में हुआ करता था। चलिए इस पर आते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे जीडीपी का 60% है, ये मैंने आपको अभी बताया था। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 25% है, तो ये दोनों मिलके 85% हो गए। मतलब अगर भारत की अर्थव्यवस्था को दौड़ाना है तो आप इसे दौड़ाइए और आप इसे दौड़ाइए और अर्थव्यवस्था दौड़ने लगेगी। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा दृष्टिपात जो है जीवीए एट बेसिक प्राइसेस एट करंट प्राइसेस देख लेते हैं। बेसिकली जीवीए में आपको वर्कर इनकम की साइड से 8 क्षेत्रों के इनपुट मिल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, तो इसमें कृषि आ गया, वानिकी आ गया और मत्स्यायन आ गया। इसमें हमें यह बताया जा रहा है कि पिछले साल ये 32 लाख करोड़ था, इस साल ये 35 लाख करोड़ हो गया। बधाई हो आपको, एग्रीकल्चर आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत में चिंताजनक बात यह है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, यह है भारत का जीडीपी। भारत के जीडीपी में कृषि का कंट्रीब्यूशन 15% से कम है वैल्यू वाइज। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन भी जो है प्यारे दोस्तों वो केवल 15% है। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं, इंडस्ट्री की नहीं, और बाकी का सर्विसेज में चला जाता है। तो ये फिगर्स बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप विनिर्माण की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की, और जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, तो जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें माइनिंग और कंस्ट्रक्शन आके वो टोटल लगभग 28% हो जाता है इंडस्ट्री। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वो जहां फैक्ट्रियां लगी हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं, नौकरियां देनी तो फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी। ये पिछले 30 सालों से 1991 से 2020 तक जीडीपी का 15% फिक्स हो गया है, ±1%। और इसी वजह से व्यापक स्तर पर नौकरियां नहीं मिल रही। इसी वजह से करोड़ों किसान कृषि से निकलकर शहरी जीवन में, इंडस्ट्रियल जीवन में शिफ्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि इंडस्ट्री में नौकरियां ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में। ये फंडा क्लियर हो गया। ये फार्मर एजुटेशन के कंटेक्स्ट में एक बिहाइंड द कर्टन जो स्ट्रक्चरल इश्यू है वो बता दिया। तो ये आगे बढ़ रहा है। माइनिंग एंड क्वारिंग में आप देख रहे हैं बहुत तेजी से गिरावट, माइनस। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही दुखद स्थिति है, ये भी माइनस में चला गया। तो जॉब्स आएंगे कहां से? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटीज, ये भी माइनस में। कंस्ट्रक्शन, जो कि कृषि के बाद भारत में अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों का सबसे बड़ा एब्जॉर्बर होता है, ये भी माइनस में। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जबरदस्त माइनस में। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज प्रैक्टिकली वहीं के वहीं 1.4%। और भारत सरकार का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एक्सेट्रा 1.7, ओवरऑल माइनस। तो क्यों इकोनॉमी में तनाव है?
आप जब ये वर्कर इनकम की साइड से जीवीए से देखते हैं तो आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया और यही चीज कांस्टेंट प्राइसेस पे भी दी हुई है। तो आप बेस ईयर पे देखें या करंट प्राइसेस पे देखें, बात तो वही है, चीज को समझना जरूरी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम जिस मोड़ पर आकर खड़े हैं, यहां से आगे क्या होगा? पहले तो हम ये समझें कि पैंडेमिक आने से पहले देयर वॉज अ जनरल सेक्युलर डीग्रोथ इन द जीडीपी रेट ऑफ इंडिया मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ। ये तो सारे सरकारी आंकड़े ही स्पष्ट बता रहे हैं। नीति आयोग ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को भी अपने प्रेजेंटेशन में कल ये बात कही। क्या कहा? कि भाई इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन हमें अभी 2 साल कुल मिला के लगेंगे और इस दौरान चीन हमसे आगे जा रहा है। ये नीति आयोग ने कल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को बोला। कमेटी ने नीति आयोग को बोला कि भैया तुम्हारे प्रेजेंटेशन में मजा नहीं आया, जरा फॉन्ट वॉन्ट बदलो, कलर वलर डालो, फोटो वोटो डालो। मजाक कर रहा हूं। और हमें 2 प्रेजेंटेशंस और दीजिए कि अब हम यहां से रेमेडियल मेजर्स क्या लगा सकते हैं और एक्चुअली दुनिया की इकोनॉमी में चल क्या रहा है। तो वो नीति आयोग अभी करेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरा अनुमान है। मैंने अपने सारे एस्टीमेट्स को लगा के आपके लिए भारत के जीडीपी के प्रोजेक्शन तैयार कर दिए हैं। 2030 तक भारत कहां पहुंचेगा वो मैंने आपके लिए यहां तैयार कर दिया है। ईयर बाय ईयर मैंने बनाया भैया इसको। तो 2019-20 में हम 203 लाख करोड़ पे थे। अभी मैंने आपको करंट प्राइसेस में बताया, जिसको मोटा मोटा हम 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर बोलते हैं। लाख करोड़ जो यूनिट है ना, लाख करोड़, इट इज द सेम एज ट्रिलियन। तो इसको आप रुपए 203 ट्रिलियन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, विच इज $2.9 ट्रिलियन। इसमें कंफ्यूज मत होना। अब इस साल हम सिकुड़ गए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं भारत सरकार की बात मान लेता हूं और मैं ये मान लेता हूं कि ये केवल 194 ही है। ऑल्दो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से सिकुड़ी है, 30-40% कम हो गई है इस साल। तो ये फिगर एक्चुअली 7.7 नहीं होगा, 15, 20, 25% होगा। अगर वैसा है तो मेरे ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फिगर हो गए। लेकिन आई विल गो बाय व्हाट मॉस्पी सेज, और उसके बाद मेरे अनुमान ये हैं। तो हमने एक $5 ट्रिलियन का जो टारगेट सेट किया था, वो एक एम्बिशियस और बड़ा अच्छा टारगेट था 2024-25 का। अब ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि वो टारगेट 2030 के पहले अचीव नहीं हो सकता है। देखिए, यहां कोई मिरेकल नहीं होगा। इकोनॉमी एक ऐसा क्रीचर है कि जहां अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं, और भारत का इन्वेस्टमेंट इंजन थोड़ा ठंडा हो गया है 10 सालों से। हमारे कॉरपोरेट्स बातें काफ़ी बड़ी बड़ी करते हैं, ट्वीट्स बड़े पॉजिटिव डालते हैं, कई तो मोटिवेशनल गुरु ही बन गए, अच्छी बात है। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि आप फ्रेश प्रोजेक्ट्स कितने ला रहे हैं, आंसर माइनस में है। अच्छा, भारत सरकार ने कोशिश पूरी की। सितंबर 2019 में भारत सरकार ने 1,40,000 करोड़ की टैक्स में रियायत दे दी, लेकिन उससे प्रोजेक्ट्स आए नहीं। इस साल सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर दिया। तो 3 लाख करोड़ की तो सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट्स को डायरेक्टली दे दी गई है। अब इससे जॉब्स आने चाहिए, प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, नौकरियां आनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, सैलरीज आनी चाहिए, तो ये साल थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा। अभी वैसा नहीं हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर स्टॉक मार्केट तो छत फाड़ के ऊपर निकल गया, छत फोड़ के आगे निकल गया। बिल्कुल सही है, जा रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट का ब्रॉडर इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन तो कब का टूट चुका है। स्टॉक मार्केट का छत तोड़ के आगे निकल जाने के पीछे के जो 5 कारण है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो आप उसके साथ में टैली करके देख लीजिएगा। एक्सेसिव लिक्विडिटी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, के शेप रिकवरी, वैक्सीन का आना वगैरह, वो एक अलग कहानी हो गई है। समझ में आया आपको? तो ये है भारत की अर्थव्यवस्था की परिस्थिति, और इसमें मैंने जो अजम्पशंस लगाए वो मैंने यहां लिख दिए हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल है और इसको संभाल के रखिएगा। 10 साल बाद 2030 में आप और हम डिस्कस करेंगे। 10 साल तक जुड़े रहोगे ना हमारे साथ, पता चला कि 10 दिन में साथ छोड़ दिया। ऐसा मत करना यार भाई, प्लीज यार। 2030 तक चाइना और यूएस कहां होंगे आपके सामने है। नेचुरली 10 साल बहुत लंबा पीरियड है और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अल्टीमेटली पैंडेमिक से बड़ा वेरिएबल क्या आने वाला है वो तो आ ही चुका है। हाँ, अब आसमान से 10 किलोमीटर चौड़ा कोई एस्टेरॉइड आ जाए
तो फिर इकोनॉमीज ही नहीं बचेंगी, तो फिर एस्टिमेट से नहीं बचेंगे। लेकिन आई थिंक दीज नंबर्स मोर और लेस गिव यू अ रीजनेबल आइडिया ऑफ व्हाट लाइज अहेड। तो भारत को इकोनॉमिक प्लानिंग में इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगर आप भारत और चीन का 1991 से अभी तक का पूरा कंपैरिजन चाहते हैं, इनफैक्ट 1980 से 2020 का, और इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करके 91 रिफॉर्म से अभी तक का, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन भी, क्योंकि कई स्टूडेंट थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल माइंडेड होते हैं, तो भाई मैंने ये सब इसमें ऐड कर दिया। अब इस साल का जो हमारा रिसेशन है, ये 5वां रिसेशन है हमारे इतिहास का। इसके पहले के 4 रिसेशन ये थे। आज का हमारा जो रिसेशन चल रहा है, इसमें होने वाला संकुचन ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा है, और ये गुणवत्ता के तरीके से अभी तक के चारों रिसेशन से अलग है। क्योंकि अभी तक जो रिसेशन भारत में आए थे, वो या तो इसलिए आए थे कि हमारा मॉनसून फेल हो गया, कृषि फेल हो गया, तो आयात बढ़ गए, तो फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया, या तेल की कीमतें दुनिया में भयंकर बढ़ गई तो रिसेशन आ गया, या हमारा फॉरेन एक्सचेंज उड़ गया 1991 में दूसरे कारणों से। इसलिए इस साल अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक भी कारण सही नहीं है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बंपर हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा 600 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज हो गया है। इस साल हम पिछले 36 महीनों से लगातार जो डी ग्रोथ फेस करते आए हैं अभी तक, जिसमें 9 महीने का कॉन्ट्रैक्शन पैंडेमिक ड्रिवन है, ये जिम्मेदार है। सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट जिम्मेदार हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक नीतियों का प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी का लॉन्च, इन चीजों का प्रभाव शामिल है। और इसलिए इस साल का रिसेशन प्रवृत्ति में, प्रकृति में अलग है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है, समझने के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिया। दोस्तों, आप हमारे प्रीमियम सेक्शन के साथ जरूर जुड़ें। आपको इस वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। अगर वो अभी नहीं दिख रहा है तो आप 11 जनवरी के बाद इस सेशन को देख रहे हैं, हमारी साइट पर आ जाइएगा pteducation.com। वहां आपको हमारे बहुत शानदार प्रीमियम कोर्सेज मिलेंगे, ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। कैसा लगा आज का सेशन? आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। आप नॉलेज सीरीज के अगले सेशन में कौन सा टॉपिक चाहेंगे कि मैं कवर करूं, मुझे बताइएगा। बहुत जल्द अगले सेशन के साथ मैं आपसे पुनः भेंट करूंगा। आज के सेशन का जो सारांश है, कमेंट थ्रेड में लिखने का प्रयास कीजिएगा, मजा आएगा। नमस्कार, जय हिंद।